we'll start a new chapter, dual nature of light. Dual nature of light. लाइट का डुअल नेचर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डुअल नेचर का मतलब क्या है? लाइट जो है वो टू टाइप का नेचर शो करती है। एक आपका होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। हमने जो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, दैट इज द वेव नेचर एंड द रे नेचर, दैट इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द एनर्जी। उसमें क्या होता है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी। So some phenomena like reflection, dispersion, diffraction, interference, scattering, that all phenomena can be defined by ray nature or the wave nature. But some phenomena like photoelectric effect, Compton effect, Zeeman effect, that not defined by the wave nature of the light. So in these, we have a different nature of the light, that is particle nature. Particle nature means discrete flow of the energy. Energy flow by the discrete packets of the energy. Discrete packet of energy, and that packet is known as the photon. क्या बोलते हैं उसको? Photon बोलते हैं. That means light show two kind of property in propagation of the energy. That is wave nature, that is continuous flow of the energy, and second, that is particle nature, that means packets of the energy. So that's why light is known as the dual nature of the light. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डुअल नेचर ऑफ द लाइट हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या किस नेचर का डिस्कस करेंगे? ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर में पार्टिकल नेचर का। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर में क्या होता है? एनर्जी फ्लो ऑफ लाइट, एनर्जी फ्लो ऑफ लाइट in form of packets, energy packets. So these energy packets is known as quanta, energy quanta. क्या बोलते हैं? Energy quanta, bundle of energy quanta. So one quanta of energy, that is one photon. One quanta of energy, that is one photon. So energy transfer from one point to another point by the packets of the energy. One packet's gone, then next packet, then next packet. इस तरह से आपका एनर्जी क्या होता है? आगे फ्लो होता है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। और दैट वन पैकेट, वन क्वांटा ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज द वन फोटोन। क्या बोलते हैं उसको? वन फोटोन। वन फोटोन मीन्स वन पार्ट, वन पैकेट ऑफ एनर्जी, वन पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, पैकेट, एक पैकेट है एनर्जी का, दैट इज वन फोटोन, दैट इज आल्सो नोन एज द वन क्वांटा। अब यहां पे जो ये एनर्जी जो है लाइट की, क्वांटा जो है, फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ दैट फोटोन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सो एनर्जी ऑफ द फोटोन ई इक्वल टू गिवन एज एच न्यू। एच न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, एंड एच इज प्लैंक कांस्टेंट। एच यहाँ पे क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। तो वेर एवर द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, म्यू इंक्रीज, दैट मीन्स एनर्जी इज आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे जो है लाइट, जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसके अंदर जो लाइट की एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे लाइट में दो चीजें हमारे पास आती है, एक इंटेंसिटी और एक फ्रीक्वेंसी। कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको पूछे व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, what is the photon? That is the energy packet. So rest mass of photon is 0. कितना होता है? 0 होता है। फोटोन के अंदर किसी टाइप का चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो इसमें किसी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो फोटोन जो है इन फ्री स्पेस, इट विल मूव विद द स्पीड ऑफ द लाइट, मूव विद द स्पीड ऑफ द लाइट। दैट मीन्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फोटोन? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात? When we increase the frequency of the incident radiation, then energy of the photon will be increased. And when we increase the incident
इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, क्या इंक्रीज करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इन दैट केस नंबर ऑफ फोटोन विल बी इंक्रीज। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे रेडिएशन की, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी, और इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। बेसिक चीज समझ में आ गई कि फोटोन क्या होता है, एनर्जी का पैकेट होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0, फोटोन इज ए एनर्जी पैकेट। ठीक है, second thing, photon is electrically neutral, no charge on the photon, that means it will not deflect in electric or magnetic field. Third, travel with the speed of the light 3 into 10 power 8 meter per second. With the increasing frequency, energy of photon increase. With the increasing intensity, number of photon will increase. ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रख लोगे फोटोन की, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो इसमें कुछ पढ़ना चाहेंगे कि कैसे हमने जो वेव नेचर को लेके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस तरह से हमारे पास जो पार्टिकल नेचर है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट हमारे पास ली। क्या ली? एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट। इन फोटो सेंसिटिव प्लेट we incident some radiation on this plate, and frequency of these radiation is mu. frequency क्या है रेडिएशन की? mu है। when we incident these radiation on this photo sensitive plate, what we observe? We observe that initially when we increase the frequency, before the some specific frequency, electron not emit from the surface, electron not emit from photosensitive plate। इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट के बाहर नहीं आते हैं। तो इसका रीजन क्या हुआ? दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड ए मिनिमम एनर्जी टू इमिट आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट मिनिमम एनर्जी इज नॉट एज द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो सेंसिटिव प्लेट। क्या बोलते हैं उसको? वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव प्लेट इज नॉन एज द वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वर्क फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गई चीज कि वर्क फंक्शन क्या होता है। अब अपने पास ये जो फ्रीक्वेंसी है, एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी स्टार्ट। विदाउट मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी कांट स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नॉन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो E इक्वल टू H म्यू नॉट, H म्यू नॉट। सो म्यू नॉट इज नॉन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं म्यू नॉट को? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वी कैन राइट दिस इज आल्सो एज वेल SC अपॉन लैम्बडा नॉट। So here lambda is the maximum. So maximum wavelength at which photoelectric effect start, that is known as the threshold wavelength. क्या बोलते हैं उसको? Threshold wavelength. Minimum frequency और maximum wavelength. Minimum frequency at which photoelectric effect start, that is known as threshold frequency, and maximum wavelength at which photoelectric effect start is known as threshold वेवलेंथ। तो बोलो ना, इसमें क्या दिक्कत है? जो पूरा माइंड है उसको यहीं रखना एक्टिव। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं है अभी कि कैसे होगा चैप्टर, एग्जाम हो जाएगा, होता रहेगा एग्जाम, कोई टेंशन नहीं। अभी इसको समझ लो पहले। ठीक है, अब यहां से देखो, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन यहां पे देंगे। तो यहां पे जो फोटो सेंसिटिव प्लेट लगी है, इसके अंदर से क्या होगा कि यहां पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा फोटोन, तो टकराते ही क्या होगा, यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। सो दिस इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया, इमिट हुआ, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई? जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है कहां से? फोटो सेंसिटिव प्लेट से। तो उसमें से यहां से जो फोटोन ने कुल एनर्जी कुछ थी आपकी, उस एनर्जी में कुछ पार्ट तो क्या काम आ गया इसका? वर्क फंक्शन में। जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट विल प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोवाइड कराएगा? काइनेटिक एनर्जी टू फोटो इलेक्ट्रॉन। यही बेसिक प्रिंसिपल होता है किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। किसका होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यही बेसिक प्रिंसिपल होता है कि व्हेन वी इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट,
with the frequency more than the threshold frequency, more than the threshold frequency, then photoelectron will emit from the photosensitive plate, and that photoelectron will have some kinetic energy. The part of the energy that absorbed by the atoms or photosensitive plate, that will equal to the work function of the that substance, that photosensitive plate, and remaining energy will be transferred as the kinetic energy of photoelectron. remaining part जो एनर्जी का होगा वो कैसे जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा. अरे सिंपल सी बात है भाई, जो कुल एनर्जी आई इसमें से कुछ पार्ट किसने रख लिया, फोटोसेंसिटिव प्लेट ने, वो किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन के इक्वल होगा. बाकी जो बच गया वो कहाँ चला जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला. इतनी सी कहानी है. हाँ, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. ठीक है. अब यहां देखो, इसका हम अगर प्रैक्टिकली अप्रोच देखें कि कैसे किया गया, तो इसके लिए यहां पे क्या, एक कार्बाइड की ट्यूब ली, इस कार्बाइड की ट्यूब के अंदर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट लगा दी, और इसके अंदर यहां पे एक होल रखा, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, रेडिएशन को इसके ऊपर इंसिडेंट करवा सकते हैं. ये सामने एक प्लेट और लगा दी इसके अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर प्लेट. क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है. इसके साथ हमने पूरा एक सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिक सर्किट. कुछ इस तरह हमारा सर्किट रहता है. यहाँ पे मैंने इस टाइप का एक सर्किट बना दिया, यहाँ बैटरी लगा दी है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. ये लगाने के पीछे रीजन क्या था, अब यहाँ पे देखिएगा. तो ये आपको एक प्लेट दिख रही, ये वाली कौन सी प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव. ठीक है. और ये कौन सी है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है. ठीक है. यहां से आप चाहो तो इसके अंदर एक क्या लगा सकते हो, माइक्रो एमीटर भी लगा सकते हो, जो क्या करेगा, करंट को कैलकुलेट करेगा. माइक्रो एम्पियर में क्योंकि फोटो करंट बहुत ज्यादा करंट होता नहीं है. और यहाँ पे क्या लगा सकते हो आप लोग, वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए वी भी लगा सकते हो सर्किट में चाहो तो. ठीक है. अब क्या होगा यहां पर, जब यहां से रेडिएशन इंसिडेंट होता है इसके ऊपर, और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट. इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जब रेडिएशन आएगा इसके ऊपर, तो रेडिएशन आने से क्या होगा, अगर मैं इनिशियल फेज में क्या करता हूं, ये कुछ नहीं करके सीधा यहाँ पे वायर ऐसे टच कर देता हूं इसको, इनिशियल फेज के अंदर, फर्स्ट कंडीशन में अगर ऐसा करता हूं. ठीक है. ऐसा करने से क्या होता है कि यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहां से आए, ये इलेक्ट्रॉन यहां आते रहेंगे, और इनिशियली हमारे पास कुछ करंट इसमें क्या होगा, सर्किट के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगा. कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा आपका. अब यहां से क्या होगा बताओ आप, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, एक्सेप्टर प्लेट इसको एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है. एक लिमिट के बाद ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कर देगा, थोड़ा स्लो कर देगा. जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट होना स्लो हो जाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे. तो ऑटोमेटिकली हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. उसका रीजन क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए वो एक बैरियर रीजन क्रिएट करते हैं. क्या करते हैं, बैरियर रीजन क्रिएट करते हैं. अब ये बैरियर रीजन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करते हैं, अपोज करते हैं. जब सर्किट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया तो करंट भी कितना हो जाएगा, जीरो. करंट क्या हो गया, जीरो. इनिशियल के अंदर जब मैंने डायरेक्टली वायर जोड़ रखा है, इसीलिए हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ा, बैटरी लगानी पड़ी. अब बैटरी लगाएंगे तो ये जो पोटेंशियल लगा रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एनोड प्लेट भी बोलते हैं. कई बार क्या बोलते हैं इसको, एनोड प्लेट. क्या बोलेंगे इसको, एनोड प्लेट भी हम लोग बोलते हैं. तो यहां पे जब एनोड पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, एनोड पोटेंशियल अप्लाई करेंगे. और इसके ऊपर हम लोग कौन सा पोटेंशियल लगा रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं. तो नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से क्या होगा, एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी इजी हो जाएगा,
क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज से इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, इजी होता है। और एनोड पोटेंशियल इस पे लगाने से क्या होगा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर के साथ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, ज्यादा पावर के साथ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं होंगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बैटरी के पॉजिटिव में जा रहा नहीं जा रहा घूम के, देखो यहाँ पे, और ये वाला किस जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, जहां नेगेटिव पोटेंशियल होता है वहां इलेक्ट्रॉन को इमिट करना क्या होता है, इजी होता है। और जो पॉजिटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करना इजी रहता है। अब ये एनोड पोटेंशियल जो यहाँ पे लगा दिया हमने, तो ये जो फोटो सेंसिटिव प्लेट के सामने जो एनोड प्लेट लगी हुई है, इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब हम लोग देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में, फोटो करंट में, आई जो नॉर्मली किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में, और एनोड पोटेंशियल के बीच ग्राफ लगाते हैं, इसके बीच में एनोड पोटेंशियल। तो हम क्या फील करते हैं कि जब इनिशियली हमने एनोड पोटेंशियल नहीं लगाया था शुरू में, तो भी तो करंट था, तो भी तो करंट था। अब जब हम लोग एनोड पोटेंशियल लगा देते हैं और एनोड पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो फोटो करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। फोटो करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। बट एक फिक्स पोटेंशियल तक जाने के बाद, फिक्स पोटेंशियल तक जाने के बाद करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद करंट में कोई वेरिएशन नहीं आता, आप पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लो। तो ये पॉइंट जहां पे करंट क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया। क्या हो गया, सैचुरेशन हो गया। दिस पोटेंशियल इज नोन एज सैचुरेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सैचुरेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेशन पोटेंशियल। और ये जो करंट है, इस करंट को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड करंट। क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेटेड करंट इसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ये सैचुरेशन पोटेंशियल है, ये क्या है, सैचुरेटेड करंट है। तो क्या होता है, इनिशियली जब वोल्टेज हम एनोड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इनिशियली करंट भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और एक फिक्स वोल्टेज जाने के बाद करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। दैट कांस्टेंट करंट इज नोन एज सैचुरेटेड करंट एंड दैट पोटेंशियल इज नोन एज सैचुरेटेड पोटेंशियल। अब अगर क्या बोला, कुलराज ने ये चीज पसंद नहीं की, सर मैं तो ऐसा नहीं, मेरा तो उल्टा दिमाग भी तो चलता है ना सर, तो उसके लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए। वो बोला कि सर मैं, आपने यहाँ बैटरी के पॉजिटिव लगाया, मैं तो इसको पोलैरिटी को चेंज करूंगा। इसने क्या किया, इसने यहां से हटा के इसको यहां पे लगा दिया, और इधर वाले को हटा के इसने यहां पे लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एनोड प्लेट को हम लोग क्या दे रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। जब एनोड प्लेट को हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो उस केस में क्या होगा, एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव देना मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी क्या कर रहे हैं, उसकी कम कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन वो कम गेन करेगा तो कम इलेक्ट्रॉन सर्किट में से फ्लो होंगे। जब कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो धीरे धीरे जब पोटेंशियल को और नेगेटिव बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू और डिक्रीज होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे करंट कितना बन जाता है, जीरो बन जाता है। कितना बन जाता है, जीरो। तो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड प्लेट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये चीज समझ में आ गई, कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, होता क्या वापस समझो। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने एक सर्किट बनाया, इसमें एक क्या लगा दी, फोटो सेंसिटिव प्लेट, इसके सामने क्या लगा दी, एनोड प्लेट, और इसके नीचे मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ा। उसका रीजन मैंने आपको बताया। पहले ये पढ़ ले, इतना खोपड़ी नहीं है कि एक साथ इतनी चीजें कर पाएगा, तो यहाँ ध्यान दे ले। हाँ, कोई बात नहीं, इसको बंद कर ले एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे सुन लो क्या होगा कि यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, फोटॉन्स आए। फोटॉन्स की एनर्जी क्या है, जितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब इसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन ज्यादा है। वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा। इनिशियल फेज में मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे सीधा सर्किट यहाँ से कनेक्टेड है, ये बैटरी वाला कनेक्शन एक बार के लिए नहीं है। तो मैं देखता हूँ थोड़ी देर तो इसके अंदर करंट क्या होता है, फ्लो होता है। करंट क्या होता है, फ्लो होता है। पर थोड़ी देर बाद ये करंट क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसका रुकने का रीजन क्या होता है, जो एनोड प्लेट है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, उसकी एक लिमिट के बाद वो और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे एनोड प्लेट के आगे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने के कारण उसके आगे एक रीजन क्रिएट होता है, दैट इज बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। उस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड से वहां बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा। इसलिए फोटो करंट कितनी हो जाएगी आपकी, उस केस में जीरो हो जाएगा।
अब मुझे रेगुलर करंट फ्लो करवाने के लिए मैंने क्या किया, एनोड को पॉजिटिव से जोड़ दिया बैटरी के, और मेरे फोटो सेंसिटिव प्लेट को नेगेटिव से जोड़ दिया। जब नेगेटिव से जोड़ेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन ईजी हो जाएगा, और एनोड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी वो भी बढ़ जाएगी। अब रेगुलर फ्लो होगा। अब मैंने क्या किया, इसके बाद एनोड पोटेंशियल को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। तो धीरे धीरे बढ़ाने से मैं देखता हूं कि शुरू में करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। शुरू में करंट भी क्या होता है, बढ़ता है। और एक फिक्स पोटेंशियल के बाद करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। सो दैट कांस्टेंट करंट इज नोन एज द सैचुरेशन करंट, एंड वोल्टेज एट विच करंट बिकम कांस्टेंट इज नोन एज द सैचुरेटेड वोल्टेज। नाउ if I apply negative potential at the anode plate and positive potential at the photosensitive plate, then with the increasing the negative potential of the anode plate, current will be decreased, and at a fixed potential photo current become zero. So negative anode potential at which photo current becomes zero is known as the cutoff potential, समझ में आई बात? In this case we remain the intensity and frequency of incident radiation constant। हमने क्या किया था, यहां पे क्या क्या कांस्टेंट रखा, इसके अंदर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो ये इफेक्ट किसका हुआ, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हुआ। किसका इफेक्ट हुआ, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का ग्राफ हमने बनाया। किसका बनाया, पोटेंशियल का ग्राफ हमने बनाया। अब इसके अंदर दूसरी चीज हम लोग क्या बना सकते हैं पता है आपको, कि इंटेंसिटी को कोई चेंज करे तो क्या होगा, और कोई फ्रीक्वेंसी को चेंज करे तो क्या होगा। वो दो चीज भी हमें देखनी पड़ेगी, उन दोनों का कंडीशन हमें देखना पड़ेगा। तो अब मैं पूछूंगा आपसे, बीच बीच में चीजें आपको बतानी पड़ेगी। दूसरा ग्राफ जो मैं बनाता हूं यहां पे, वो जो मेरा ग्राफ बनता है वो इंपॉर्टेंट ग्राफ हमारे पास बनेगा। तो अब हम लोग जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो ग्राफ किसका बनाएंगे बेटा, पता है कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हम लोग देखेंगे एट कांस्टेंट इंटेंसिटी हम लोग लेंगे। लाइट की इंटेंसिटी हम कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, वेरी करवाएंगे। फ्रीक्वेंसी क्या कराएंगे, वेरी कराएंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम पोटेंशियल और ग्राफ तो किसमें बनाएंगे, आई और वी के बीच में बनाएंगे। ग्राफ तो इसमें भी आई और वी के बीच में बनेगा। एनोड पोटेंशियल का तो सारा हमें लेना ही लेना पड़ेगा। यहां करंट जो है किसमें आएगा, माइक्रो एम्पियर में। किसमें आएगा, माइक्रो एम्पियर में। इनिशियली हम लोग देखते हैं कि जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं, पहला जो ग्राफ अभी जब जस्ट बना वैसा का वैसा ही बनता है। एक फिक्स पोटेंशियल पे हमने बनाया, तो यहां से ऐसा गया और जाके सैचुरेटेड हो गया। यहां से हम देखते हैं कि इसके अंदर पीछे गए तो ये अपने पास एक नेगेटिव पोटेंशियल मिल गया V01, एक फ्रीक्वेंसी म्यू1 पे जिसमें मैंने बनाया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फोटो की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मींस पर सेकंड इलेक्ट्रॉन पास होने वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैचुरेशन करंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सैचुरेशन करंट तो वो का वही रहेगा, क्योंकि क्यू बाई टी होता है, क्यू इक्वल टू एन ई। एन सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट सेम रहेगा, बट एनर्जी बढ़ी। अब जब हाई एनर्जी का फोटोन आ रहा है उसके ऊपर, तो हाई एनर्जी का वहां पे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या हाई एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए सेम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा जो पहले लगा रहे थे। हाई एनर्जी को रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब विथ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी कट ऑफ पोटेंशियल विल इंक्रीज। कट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट सैचुरेशन पोटेंशियल एंड सैचुरेटेड करंट विल रिमेन सेम। सैचुरेशन करंट के अंदर कोई सेम डिफरेंस नहीं आएगा, वो दोनों क्या रहेंगे, सेम। अब आपके पास यहां पे हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर जो कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसमें क्या आ जाता है, चेंजिंग आ जाता है। ये इस टाइप का कुछ आपका ग्राफ बनता है। ये VO2 VO3, यहां फ्रीक्वेंसी म्यू2, यहां फ्रीक्वेंसी म्यू3। इसका मतलब आपका VO3 ज्यादा है सबसे, तो VO2 इससे कम है, और VO1 सबसे कम है कि नहीं है? इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन सी, म्यू3, म्यू2 और म्यू1। समझ में आ गई बात। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्या बढ़ेगा, कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा। सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तीसरी चीज हमें देखनी है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। किसके इफेक्ट देखना बेटा, इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ, हाँ इंटेंसिटी का इफेक्ट देखेंगे। इसमें हम लोग एफ को कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा ये देखिएगा।
फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे मतलब एनर्जी क्या रहेगी बेटा, सेम। एनर्जी सेम रहेगी मतलब कट ऑफ पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो कट ऑफ पोटेंशियल सेम। मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। तो यहां से मैंने देखा कि पहली चीज हम लोग ऐसे ले रहे हैं, कुछ ग्राफ जब बनाते कुछ ऐसा बनता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी। एक ग्राफ ऐसा बना, दूसरा ग्राफ आप देख रहे हो कुछ ऐसा बन रहा है, तीसरा ग्राफ आप देख रहे हो कुछ ऐसा बन रहा है। इन तीनों के अंदर आके क्या देखा हमने, सबके अंदर सैचुरेशन पोटेंशियल पे तो कोई फर्क नहीं, सैचुरेशन कट ऑफ पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट फर्क किसमें पड़ रहा है, ये I1, ये I2 और ये I3। करंट बढ़ रही है ना, इसका मतलब यहां पे अगर आपकी इंटेंसिटी I1 है, I2, I3 है, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कौन सी है, I3 सबसे ज्यादा है, इससे कम I2 और इससे कम I1। समझ में आ गया इंटेंसिटी का इफेक्ट। विद द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी energy of photoelectron remains same, that means cutoff potential will remain same. Due to increasing number of photoelectron will be increased, and due to that saturation current will be increased. Concept clear? कोई समस्या नहीं तीनों ग्राफ के अंदर। सबसे पहला ग्राफ किसका था, कट ऑफ पोटेंशियल और करंट के बीच में, ठीक है। इसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कांस्टेंट थी। दूसरे में हमने क्या किया, ग्राफ तो आई और वी के बीच में बनाया बट फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से सैचुरेशन करंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, कट ऑफ पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ बढ़ता है। तीसरा हमने इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा, इंटेंसिटी बढ़ने से फोटॉन्स बढ़ते हैं, फोटॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मीन सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। एनर्जी सेम रहेगी इसलिए कट ऑफ पोटेंशियल क्या रहा है इसका, सेम रहा। दैट इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किसके बारे में पूरा का पूरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे। तो देखिए ये अपना जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का पूरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट इसमें है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, पता है तुम्हें आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी कि जो हमारे पास एनर्जी इंसिडेंट होती है एच म्यू, दैट विल स्प्लिट अप इन टू पार्ट, वन पार्ट फॉर द वर्क फंक्शन एंड अनदर पार्ट फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ये आइंस्टीन ने बताया था कि when radiation is incident on a photosensitive plate, the incident radiation energy will split in two part, one part of the energy that will required for the emission of the photoelectron, that is equal to work function of the photosensitive plate, and other part that will provide the kinetic energy to the photoelectron, ठीक है। So here incident radiation h nu that is equal to phi naught plus ke, phi naught plus ke, or we can write h mu equal to h mu नॉट प्लस के ई, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है। तो एच म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इसको और चाहे तो हम और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से, ये जो एम वी स्क्वायर मैक्सिमम है, इसको रोकने के लिए हम लोग सामने से क्या लगा रहे हैं, कट ऑफ पोटेंशियल लगाते हैं। तो जो के ई मैक्स होता है, के ई मैक्स दैट इज इक्वल टू होता है ई इंटू वी नॉट, ई इंटू वी नॉट। तो यहां से क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट। ई क्या, वी क्या यहाँ पे कट ऑफ पोटेंशियल, वी क्या होता है कट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर अपन चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे इसको, वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई म्यू माइनस एच अपॉन ई यू नॉट। अब अगर हम देखें इसको, अगर एक ग्राफ की फॉर्म में कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इस फॉर्म में हम लिखा सकते हैं नहीं लिखा सकते। अगर ग्राफ बनाए हम लोग इसका, जहां हम लोग y लेते हैं यहाँ पे y की जगह क्या लेंगे, वी नॉट,
और यहाँ पे क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू नॉट, इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, ये वाली एक लीनियर रिलेशन बनेगा, ये लाइन बन रही नहीं बन रही है, तो जैसे जैसे आपका म्यू बढ़ेगा उससे क्या होगा, कट ऑफ पोटेंशियल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू तो होना चाहिए, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ, शुरू हुआ। उसके बाद आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब इसको अगर मैं नीचे इसको डॉट डॉट करके ऐसा बनाऊं, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं। ये जो इंटरसेप्ट बना वो किसके इक्वल पास, किसके इक्वल पास, सी, यहाँ पे क्या है, एच अपॉन ई, एच अपॉन ई इंटू म्यू नॉट, इतनी एनर्जी के इक्वल पास होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ की स्लोप जो है, स्लोप दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, एम से लिखते हैं हम लोग, एम इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन ई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ जो है इसकी हेल्प से हम लोग प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अगर स्लोप हमें पता है, स्लोप हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्लोप हमेशा क्या रहेगी, एच अपॉन ई की स्लोप वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एच भी प्लांक कांस्टेंट है, ई भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है आइंस्टीन के अंदर, कि अगर कोई भी अलग अलग मेटल आपको ले रखे हैं, दो मेटल है, मेटल ए और मेटल बी, उसका ग्राफ अगर बनाते हैं हम लोग, अगर आपको दो ग्राफ दे रखे हैं, वी कट ऑफ जो पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो आप देखते हो एक ग्राफ आपके सामने कुछ ऐसा दे रखा है, एक ग्राफ आपको ऐसा दे रखा है, दो मेटल है, जितने भी ग्राफ बनाओगे सबके सब ग्राफ अलग अलग मेटल के लिए पैरेलल लाइंस बनेगी। कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस, क्योंकि स्लोप हमेशा क्या रहेगी, सेम, एच अपॉन ई के इक्वल रहेगा। स्लोप किसके इक्वल रहेगा, एच अपॉन ई के इक्वल रहेगा। यहां पे मैंने बोल दिया म्यू नॉट 1 है, यहां पे क्या है मेरे पास, म्यू नॉट 2 है। ये मेटल ए है, ये मेटल बी है। देन टेल मी विच मेटल हैज मोर वर्क फंक्शन, ज्यादा वर्क फंक्शन किसका है, ज्यादा किसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, इसमें, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक लेट स्टार्ट हुआ तो इसका वर्क फंक्शन क्या है, ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन क्या है, कम है, क्योंकि इसको स्टार्ट करने ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए नहीं चाहिए थी। तो यहां पे अगर आपको बोले कि इसका जो वर्क फंक्शन फाई ऑफ ए इज लेस देन फाई ऑफ बी होगा। फाई का मतलब क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। फाई को हम लोग लिखते हैं ईवी नॉट से, किससे लिखते हैं, ईवी नॉट से, या इसको क्या लिख सकते हैं, एच म्यू नॉट। सॉरी, ईवी नॉट नहीं होता, क्या होता है ये, एच म्यू नॉट। ईवी नॉट तो क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ईवी नॉट तो क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई चीज। तो ये आइंस्टीन का पूरा कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बोले तो आपको ये समझाना है कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक टेल दैट द गिवन इंसिडेंट रेडिएशन will split them in two parts. One part of energy that required for the emission of the photoelectrons from the surface, that is equal to the work function, and other part of the energy that will provide the kinetic energy to the photoelectrons. ठीक है, सो हियर इंसिडेंट रेडिएशन एच म्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस के। उसके बाद मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया है। तो ग्राफ बिटवीन दी कट ऑफ पोटेंशियल एंड म्यू, फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ पोटेंशियल ग्राफ विल बी a straight line and that slope is always equal to h upon e. So for the any metal, graph between v naught cut off potential and frequency always a straight line, always a straight line and will be parallel to each other. अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ भी कैसा बनेगा, सबके एक दूसरे के पैरेलल बनेगा। फिर केवल यह होगा कि इनके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो अलग अलग रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसी का वर्क फंक्शन क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गई बात, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हमने एक टॉपिक बीच में छोड़ दिया था जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे कि व्हाई दी वेव थ्योरी फेल इन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी क्यों फेल होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करने में, कि व्हाई वेव थ्योरी फेल, व्हाई वेव थ्योरी फेल इन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ, किस रीजन से ये थ्योरी फेल होगी, इसके पीछे की क्या कहानी थी। तो सबसे पहला रीजन तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर एनर्जी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीज दैट मींस देयर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विल आल्सो इंक्रीज। एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड एट फिक्स इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मस्ट बी स्टार्ट, but we observe that when we increase the intensity with the constant frequency that is less than the threshold frequency, photoelectric effect not start. Photoelectric effect not start. To start a photoelectric effect we require a minimum frequency of light, that is known as the
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस चीज के अंदर यहां पे क्या हो गया, वेव नेचर पूरा का पूरा फेल हो गया। दूसरा चीज क्या है कि यहां पे हम देखते हैं कि जो इंटेंसिटी बढ़ने से, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो व्हेन वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। दैट मींस विद द इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, saturation current will increase, that means number of photon increase, but kinetic energy of the photoelectron remains same. That means here energy not depend on the intensity, not depend on the amplitude, that according to the wave nature. But according to particle nature, intensity is not important for the photoelectric effect in case of energy. So frequency, when we increase the frequency, frequency of the photoelectron also increase. ठीक है, ये कौन डिफाइन कर पाया, पार्टिकल नेचर से हम उसको बता सकते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंट इफेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू वेव नेचर व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इन ए कंटिन्यूअस फॉर्म, मींस एनर्जी मूव इन ए कंटिन्यूअस फॉर्म, इट स्ट्राइक ऑन द एटम सरफेस, स्ट्राइक करके वो इट रिक्वायर्ड सम टाइम टू डिस्पेस इट एनर्जी टू द एटम, वो एनर्जी देने में कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा। बट वी ऑब्जर्व दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इंस्टेंट इफेक्ट। कौन सा होता है, इंस्टेंट इफेक्ट होता। तो इसने क्या बोला इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हेन वी ऑब्जर्व इन द पार्टिकल नेचर, देन वन फोटोन स्ट्राइक विद द वन इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड at the same time when the photon strike on the photoelectron will be emit from the surface, there is no time lag between them, उसके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, कोई भी टाइम का गैप वहां पे नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो टाइम गैप का जो कंसेप्ट है उसको हम पार्टिकल नेचर से शो कर सकते हैं पर वेव नेचर से शो नहीं कर सकते हैं। दैट इज द मेन रीजन। तो ये तीन आपके रीजन है, मैंने लिखा भी रखे हैं पहले और इसके अंदर भी नोट्स के अंदर भी होंगे तीन रीजन कौन कौन से हैं कि वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई। अच्छे से इस रीजन को पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में कि वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करने में। आइंस्टीन समझ में आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया, इस चैप्टर के मेन 2 टॉपिक आपको समझ में आ गए। अब इसके अंदर जो एक पार्ट बनता है अपने पास डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्या बचता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, डी ब्रोगली कंसेप्ट, तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या है, according to de Broglie concept, wavelength of the any matter wave particles, any matter wave particles are electron, proton and neutron, that is always equal to lambda equal to h upon p, lambda equal to h upon p. So we can write lambda equal to h upon m into v, m into v। अब हम लोग इसको चाहे तो किसकी फॉर्म में लिखते हैं, यू नो व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के होता है, के होता है नहीं होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि हाफ ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, एम लिख दूं एक इक्वल टू के, काइनेटिक एनर्जी केवल के लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से ये क्या बन गया, पी स्क्वायर एम इंटू वी क्या होता है, पी 1, पी स्क्वायर अपॉन एम इक्वल टू के। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2m के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, के क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। जब हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो वेवलेंथ आती है मैटर वेव पार्टिकल की लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे पी स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू के, तो P इक्वल टू क्या आ गया, √2m के अपने पास आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया लैम्बडा का क्या बन जाएगा, P की जगह डाल दें h अपॉन √2m इंटू के। अब जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, हमने फोटो इलेक्ट्रिक में क्या पढ़ा, के मैक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो अगर चार्ज वहां इलेक्ट्रॉन में कुछ और है तो हम क्या ले सकते हैं, के मैक्स इक्वल टू क्यू इंटू वी नॉट। तो यहाँ पे डालते हैं लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन क्यू इंटू वी नॉट, और साथ में 2m तो रहेगा ही रहेगा, 2m तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब लैम्बडा जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे, कट ऑफ पोटेंशियल पे और मास पे। किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे। अब आपको यहां से अगर बोल दे कि हमारे पास जो लैम्बडा का फॉर्मूला बना है, लैम्बडा इक्वल टू क्या बना है, h अपॉन
√2 क्यू एम वी नॉट, ये बना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, H/2 E m e अपॉन वी नॉट आएगा। ये सारी चीजें क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है कि नहीं है कांस्टेंट। अगर लैम्डा ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, H/√2 E m of p इंटू वी नॉट। यहां पे देखो सारी चीजें क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। क्या है, इसको अगर वैसे सोल्व करें, ये कितना आता पता है, लैम्डा ऑफ 12.27 अपॉन √v, ये किस में आएगा, एंगस्ट्रम में। किस में आएगा, एंगस्ट्रम में वेवलेंथ निकलेगी। इस तरह लैम्डा प्रोटॉन को भी निकाल सकते हैं, तो वो कितनी होती है 0.101 अपॉन वी नॉट, क्योंकि यहाँ मास ज्यादा होता है इसका। क्या होता है, इस तरह लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल भी आप निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा H/2, इलेक्ट्रॉन कितना, चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, 2e का होता है, अल्फा पार्टिकल पे कितना होता है 2e, और m ऑफ अल्फा इंटू वी नॉट। इस तरह से आप अलग अलग चीजों की सबकी क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि फाइंड दी लैम्डा ऑफ अल्फा रेशियो लैम्डा ऑफ पी। तो कैसे फाइंड कर सकते हो बताओ, बाकी सब चीजें सेम है, केवल मास और चार्ज में फर्क है। तो हमारे पास देखें तो लैम्डा ऑफ अल्फा मतलब H/√2, m की जगह लिखेंगे मास ऑफ अल्फा है ना, तो 2 mp होता है। मास ऑफ अल्फा कितना होता है, प्रोटॉन के मास का ट्वाइस होता है, 4 टाइम होता है, 4 टाइम्स होता है, 4 mp। क्या होता है 4 mp इंटू चार्ज क्या होता है अल्फा पार्टिकल का 2e, क्या होता है 2e, और साथ में वी नॉट रेशियो H अपॉन, ये तो क्या हो जाएगा 2 m of p e वी नॉट। क्या क्या कैंसिल हो गया बताओ, सब कुछ तो कैंसिल हो गया, क्या बचा नीचे 4 इंटू 2 8 बचा यहाँ पे। तो लैम्डा ऑफ अल्फा रेशियो लैम्डा ऑफ पी इक्वल टू क्या होगा 1/8 रेशियो 1/1 ही है, कुछ है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ अपने पास, 1/2√2 रेशियो 1, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करना क्या हो जाएगा 1/2√2। क्या आ गया, वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन्स। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये अपने पास क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट है। आइंस्टीन हो गया, डी ब्रोगली हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इस चैप्टर में मेन कितनी चीजें हैं, यही आपकी चीज है। ठीक है, और कुछ बचा हुआ है, वेव थ्योरी फेलियर क्यों हुई वो समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक चाहो तो आपका पहले था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो भी समझ लेते हैं साथ में हाथों हाथ ही। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, कोई भी अगर मैटर पार्टिकल है उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता, एक साथ हम उसके बारे में पता नहीं कर सकते। बट चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम, उसके प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन डिस्पोजिशन, उनका प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन H/2 H/4 पाई या 2 पाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। ठीक है, H/4 पाई। अब इसको कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/2। ये जो H बार होता है इसको हम लोग लिखते हैं H/2 पाई। इसका भी ध्यान देना। ठीक है, अगर ये अपने पास इसमें पोजीशन और ये क्या बता रहा है, मोमेंटम बता रहा है। क्या बता रहा है, पोजीशन और मोमेंटम। इसमें एनर्जी और टाइम के भी रिलेट कर सकते हो, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, चेंज इन एनर्जी एंड चेंज इन टाइम दैट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। इस चीज का भी ध्यान रखिए, इस वैसे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग uncertainty principle. According to Heisenberg uncertainty principle, position and momentum both can't define at a time, but product of the change in position and change in time always greater than H/4 pi. That is the Heisenberg uncertainty principle, and that is all about this chapter.